गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी बच्चों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो हमारी क्लास थी वो किसके रिगार्डिंग हुई, बिल के रिगार्डिंग हुई, और हमने मनी बिल के बारे में पढ़ा। चूँकि उसमें लगभग 3 से 4 बच्चों का डाउट आ गया था मेरे पास सुबह ही, तो उसको वैसे भी मैं एक बार आज एक्सप्लेन करूंगा और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा मनी बिल के लिए, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए बिल्कुल भी। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कल के लिए, क्योंकि कल आप सभी जानते हैं कि कल एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, 9 अक्टूबर। और 9 अक्टूबर को ही हमने स्थापना की थी सक्सेस पॉइंट की, जिसमें मैं और मेरे साथ जो सर थे, 2-3 हम बंदे थे, 2-3 जो टीचर्स थे उसमें, और हमने शुरुआत की थी सक्सेस पॉइंट की। और लास्ट में हमने जो है डिसाइड ये किया था कि हम सक्सेस पॉइंट को एज ए एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग के लिए रखेंगे, जिसमें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उसको कोई भी चीज़ दी जाती है, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो क्लासेस हो, उसको वो सही तरीके से नहीं करता है। लेकिन जब उसको लगता है ना कि उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो देन वहाँ पे उसको फिर ये लगता है कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं। तो साथ ही हमने इसकी जो शुरुआत की थी वो 9 अक्टूबर को की थी। और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पहले बैचेस बनाए गए थे, वो सबसे पहला बैच था पॉलिटी स्पेशल 1, और पॉलिटी स्पेशल एक प्रैक्टिस बैच बनाया गया था। साथ ही मैथ स्पेशल 1, रीजनिंग स्पेशल 1, हिंदी स्पेशल 1, ये सभी बैचेस बने थे जिनकी एक नॉमिनल फीस थी जो थी 100 रुपीज़। और काफ़ी सारे बच्चों का वहाँ पे प्यार मिला, काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, और उसी चीज़ को हमने देखते देखते हमने अपने कंसेप्ट पे अपग्रेड किए, अपने चीज़ों को अपग्रेड किया, और अपग्रेड करते करते आज लगभग काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे, चूँकि अभी तक तो कोई वैकेंसीज नहीं आई है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन भी ले चुके हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी बैचेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी का बैच हो, चाहे वो इंग्लिश का बैच हो, चाहे वो मैथ स्पेशल का बैच हो, किसी भी टाइप का बैच हो। और लगभग काफ़ी हजारों संख्या की मात्रा में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, और ये सभी आप लोगों का जो है सपोर्ट है। तो कल हमने आपके लिए गिफ्ट रखा है, वो हम कल ही आपको बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस में है। तो पॉलिटी वाले जो सर हैं वो पॉलिटी का लेंगे, हिंदी वाले हिंदी का लेंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का लेंगे, मैं मैथ का लूँगा, रीजनिंग का लूँगा, और एक हिस्ट्री का लूँगा, और पॉलिटी का लूँगा। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट में आपका एक छोटा सा नॉमिनल सा एक क्विज होगा, और उस क्विज में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्या क्या होगा कल हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें बिल के रिगार्डिंग, तो हमने सबसे पहले बिल के रिगार्डिंग पढ़ा कि जो हमारे बिल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बनाने के आधार पर। यानी कि अगर बिल को अगर हम बनाने के आधार पे पूछे, या फिर बनाने के आधार पे यानी कि प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ प्रिपेयर, तो देन बिल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बिल होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरा बिल होता है प्राइवेट बिल। वहीं हम बात करें प्राइवेट बिल के बारे में, तो प्राइवेट बिल को जो ड्राफ्ट करता है, जो प्राइवेट बिल को बनाता है, वो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी एमपी बनाता है, यानी कोई भी सदस्य बनाता है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट बिल के बारे में, तो जो गवर्नमेंट बिल है वो जो बनाया जाता है वो सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। और जितने भी बिल होते हैं 99% केसेस में वो ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए बनाने के आधार पे बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 2 प्रकार के बताएंगे, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में गवर्नमेंट बिल की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर हम बिल के बारे में बात करें कि नेचर के हिसाब से बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बिल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मनी बिल, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल, और चौथा होता है ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, मनी बिल के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि मनी बिल हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में है, ऑर्डिनरी बिल संविधान के आर्टिकल 107, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117, और वहीं ऑर्डिनरी बिल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। ठीक है,
अब हमने कल स्टार्ट किया था मनी बिल के बारे में, और यही बच्चों का थोड़ा सा जो है डाउट की अभी आ गया है। तो एक बार मैं आपको बिल को बताता हूं। दूसरी बात, अगर मैं बिल के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि जो बिल होता है वो संसद के तीनों अंगों से पास होता है, और संसद के तीन अंग कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। और हम सब जानते हैं कि लोकसभा जो हमारी है वो आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80, और हमारा प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, और पार्लियामेंट हमारी 79 आर्टिकल में, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करें वर्क के बारे में, तो पार्लियामेंट का जो काम होता है वो क्या होगा, मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि कानून का निर्माण करना, ठीक है। ये बातें हमने कल पढ़ी। अब हम एक बार मनी बिल को फिर लेते हैं दोबारा से और देखते हैं कि मनी बिल में और क्या क्या चीजें हम डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मनी बिल। मैं अगेन समझा रहा हूं मनी बिल। अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो ये जो होता है बिल, ये होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको धन विधेयक। क्या बोलते हैं बच्चे? धन विधेयक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो मनी बिल है इसका आर्टिकल क्या होगा। तो आर्टिकल जो होगा इज नोन एज आर्टिकल 110, यानी कि संविधान के आर्टिकल 110 में किसका प्रावधान है या किसके बारे में बताया गया है? मनी बिल के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो ये जो मनी बिल होता है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है? तो ये होता है डिसाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें विधेयक को, धन विधेयक का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इज नोन एज लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिएगा लोकसभा में कोई भी बिल रख रहे हैं, तो उसको जो धन विधेयक का दर्जा देगा वो स्पीकर ऑफ लोकसभा देगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो अल्टीमेट ऑथोरिटी होती है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा की होती है, और इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि बताइए मनी बिल हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110। और पूछ लेगा कि धन विधेयक का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब अगर हम फाइनली बात करें मनी बिल के बारे में, तो ये मनी बिल किस किस के मैटर के लिए रखा जाता है, यानी कि यहाँ पे मैटर कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला मैटर मैंने आपको बताया था फंड के रिगार्डिंग। अगर कोई भी फंड है, चाहे वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो आपका पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया हो, यानी कि भारत की जो है संचित निधि हो, भारत की आसमक निधि हो, और भारत की लोक लेखा निधि हो, इन तीनों से अगर हमें पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, या फिर कुछ भी परिवर्तन करना है, उन सब के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? मनी बिल लाना होगा। अगर मैं बात करूं टैक्सेस के बारे में, तो अगर हमें टैक्सेस के में कुछ भी परिवर्तन करना है, टैक्स को कहीं लगाना है, टैक्स को हमें हटाना है, टैक्स का रेट कम करना है, टैक्स का रेट घटाना है, बढ़ाना है, कुछ भी काम करना है टैक्स से रिलेटेड, तो उसके लिए मनी बिल होगा। चार्ज्ड एक्सपेंस, ये भी आपको मैंने बताया था कि जो हमारे कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनको भारत की संचित निधि से डायरेक्ट पैसा मिलता है, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर हम राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में बात करें, तो इनकी सैलरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता पद के दौरान, यानी अगर वो पद पे है तो उनकी सैलरी ना घटाई जा सकती ना ही बढ़ाई जा सकती। तो ये सभी जो खर्चे होते हैं वो चार्ज एक्सपेंस में आते हैं। और वही बात करें डेब्ट के बारे में, यानी कि हम इसको लोन भी कह सकते हैं, यानी ऋण। अगर हमारी जो है सरकार किसी से लोन लेती है या लोन किसी को देती है, तो उसके लिए जो भी विधेयक रखा जाएगा वो धन विधेयक होगा, और उसका दर्जा कौन प्रदान करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो अगर हम इसको पास कराने का प्रोसीजर देखें, तो इसका जो प्रोसीजर है, यानी कि जो ये स्पेशल प्रोसीजर है पास कराने का, स्पेशल प्रोसीजर जो है वो हमारे आर्टिकल किस में दिया है? आर्टिकल 109 में, ठीक है, आर्टिकल 109 में। अब मनी बिल में क्या होगा? तो अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो सबसे पहले जो मनी बिल होगा वो किसकी सिफारिश पे रखा जाएगा? तो यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट की क्या लेनी पड़ेगी?
सिफारिश लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर बात। अब चूंकि जब हमें राष्ट्रपति की सिफारिश मिल गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति तो एग्री है ही मनी बिल पे, और वो आगे चल के तो मना कर नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरी इच्छा से कोई काम हो रहा है, अगर आप मुझसे कोई परमिशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी परमिशन है ना उस काम पे। आप समझ रहे हैं ना। अब सबसे पहले हम बिल को रखेंगे कहां पे, लोकसभा में। कहां पे रखेंगे, लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहां पे अल्टीमेट जो अथॉरिटी होती है बिल पे, वो लोकसभा की होती है। लोकसभा की क्यों होती है, राज्यसभा की क्यों नहीं होती है, वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बिल रखा लोकसभा में, और लोकसभा में बिल हो गया ये पास। ठीक है, अब ये पास नहीं होता है तो क्या होगा, वो भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन लोकसभा से बिल ये पास हुआ, और हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी बिल के बारे में बात करें तो उस बिल को हमें संसद के तीनों अंगों से पास कराना होता है। तो राष्ट्रपति की तो अनुमति मिली गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको रखा लोकसभा में, लोकसभा में बिल ये पास हो गया। अब देन कहां पे जाएगा ये, अब बिल जाएगा ये राज्यसभा में। अब जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो यहां पे दो बातें होंगी। पहली बात कि या तो राज्यसभा इस बिल को पास कर देगा या इस बिल पे अपनी सहमति दे देगा, पहला पॉइंट। और अगर ऐसा होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल पास हो गया, कंप्लीटेड, कोई कॉन्फ्लिक्शन ही पैदा नहीं हुआ, कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिएगा राज्यसभा वाले को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस बिल पे, तो देखो इस बिल को वो अस्वीकार तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई हम तो आपका बिल स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लोकसभा से कोई भी बिल राज्यसभा आ रहा है तो राज्यसभा को स्वीकार तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते ये राज्यसभा वाले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि राज्यसभा वाले उस बिल पे किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, यानी कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना, कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब हाँ, ये अपनी सिफारिश दे सकते हैं। भाई मान लीजिएगा ऐसा होगा कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया, ठीक है, मैं मान लीजिएगा लोकसभा से हूं और आप हो राज्यसभा से। अब मैंने कोई क्वेश्चन पेपर बनाया और मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिया। आपने उस क्वेश्चन पेपर को देखा, तो चूंकि आपकी अथॉरिटी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है कि भाई मैं आपको भी दूं और आप भी इस पर अपनी सहमति दो। अब वो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपने देखा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर, मतलब इसकी जो मतलब जो इसका लिखा, जो इसकी इंक है, जिस इंक से हमने लिखा है वो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की है। आप कह रहे हो सर ये ब्लू नहीं है, ब्लैक होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कर सकते आपकी, अगर हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिया तो आप एक्सेप्ट ही ना करो कि सर हम तो नहीं देखता आपका क्वेश्चन पेपर, या आप ये कह दो कि चलो जी आपने ब्लू रंग से लिख दिया, हमें तो ब्लैक से पसंद आ रहा है, हमने उसको ब्लैक से कर दिया। तो उस बिल में आप, उस क्वेश्चन पेपर में आप कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते, ना उसको अस्वीकार कर सकते। अब क्या करोगे, आप हमें ये सिफारिश दे सकते हो कि भाई सर आप इस चीज को ब्लू से ना लिख करके ब्लैक से कर दीजिए। अब वो हमारे ऊपर बात आती है कि हम आपकी बात माने या ना माने। उसी तरीके से जब लोकसभा से बिल राज्यसभा पहुंचेगा तो डेफिनेटली लोकसभा वाले क्यों भेज रहे हैं बिल राज्यसभा को, जिससे कि राज्यसभा वालों को भी सहमति, राज्यसभा की भी सहमति मिल जाए। भाई चूंकि जब अल्टीमेट अथॉरिटी लोकसभा की है तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि लोकसभा वाले राज्यसभा को भेजे। अगर वो चाहे तो खुद भी तो सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी लोकसभा की है। लेकिन फिर भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक चीज है कि अगर कोई भी बिल पास होगा तो संसद के तीनों अंगों से होगा। तो पहले अंग से तो पास करा दिया लोकसभा से, तो देन दूसरे अंग में जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा वाले इस बिल पे ना तो संशोधन कर सकते, मतलब ना तो बदलाव कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना ही इस बिल को अस्वीकार कर सकते, यानी रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। स्वीकार तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब मान लीजिएगा राज्यसभा वालों ने कोई सिफारिश दी, तो यह भी जरूरी नहीं है कि लोकसभा वाले उस सिफारिश को माने। अगर राज्यसभा वाले कुछ कह रहे हैं कि भाई इस बिल पे आप इस पॉइंट को ऐसे कर दो या इस पॉइंट को इस तरीके से रख लो,
तो लोकसभा वाले जरूरी नहीं कि राज्यसभा की बात मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि राज्यसभा वालों को पता चल गया भाई ये तो हमारी सिफारिश भी नहीं मान रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा इसको होल्ड पे डाल देगी। किस पे डाल देगी? होल्ड पे। और कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। अब चूंकि क्या होता है कि जिस तारीख को ये लोकसभा से राज्यसभा भेजा जाता है तो एक ड्यूरेशन होता है 14 दिन का, तो उसमें राज्यसभा को उस बिल पे सहमति देनी होती है और उस बिल को वापस भेजना होता है लोकसभा। क्यों? क्योंकि फाइनली जो वो बिल पास होगा वो लोकसभा से ही होगा। हालांकि बिल पास हो चुका लेकिन इंप्लीमेंट जो होगा वो तो लोकसभा से ही होगा ना। अभी तो लोकसभा ने सहमति दे दी, राज्यसभा को भेज दिया, अब राज्यसभा वाले उस 14 दिन के अंदर अपनी सहमति देते हैं तो फिर ये बिल वापस रिटर्न होकर लोकसभा पहुंचेगा और लोकसभा वाले इसको इंप्लीमेंट करा देंगे। ठीक है। और लोकसभा वाले क्या करेंगे? इसको कहां भेजेंगे? प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और प्रेसिडेंट किसकी सहमति हो जाएगी इस पे तो ये बिल लागू हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा वाले चाहते हैं कि भाई हम तो नहीं भेज रहे बिल को, हमने तो होल्ड पे रख लिया, तो ज्यादा से ज्यादा बिल को ये 14 दिन तक रोक सकते हैं। 14 दिन के बाद अगर इन्होंने बिल पे सहमति दे दी तो ठीक है, अगर ये 14 दिन तक सहमति कोई नहीं देते तो ये बिल लोकसभा की तरफ से पास माना जाता है। यानी कि फिर ये जो बिल होगा वो क्या हो जाएगा? लोकसभा की तरफ से पास माना जाएगा। यानी कि लोकसभा की तरफ से यह माना जाएगा कि दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और ये फिर बिल कहां पहुंचेगा? फिर ये बिल पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इस बिल पे क्या लेगा? 2 एक्शन ले सकता है, बल्कि 3 बातें होंगी यहां पे। पहला, या तो इस बिल पे यस करेगा, दूसरा या इस बिल को मना कर देगा, या तीसरा इस बिल को जो है रिकंसिडरेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रिकंसिडरेशन यानी कि पुनः विचार हेतु वापस भेजेगा, या फिर इसको होल्ड पे रख लेगा, या एक काम करो पॉकेट वीटो का यूज कर लेगा, पॉकेट वीटो। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि मनी बिल पे ना तो राष्ट्रपति इसको नो कह सकता। क्यों नहीं कह सकता नो? मनी बिल को राष्ट्रपति नो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये जो बिल है ना वो किसकी सिफारिश पे रखा गया था? राष्ट्रपति की सिफारिश पे रखा गया था। और जब ये बिल राष्ट्रपति की सिफारिश पे रखा गया तो राष्ट्रपति का तो मतलब ही नहीं बनता इसको नो कहने का। रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि मनी बिल पे ऑथोरिटी नहीं है राष्ट्रपति की कि वो उस बिल को पुनः विचार है तो वापस भेज दे। वो जिन मंत्रियों ने उस बिल को बना के जो इसे पास करा के राष्ट्रपति के पास भेजा है उनको राष्ट्रपति कह नहीं सकता किसी बिल को जी दोबारा चेक कर लो, कभी कह नहीं सकता। और इस बिल को अपने पास पॉकेट में रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि आप 1 किलो एप्पल लेके आओ मेरे लिए, या ऐसा समझ लो कि मान लीजिएगा आप कोई एक स्टूडेंट है या कोई टीचर है, वो टीचर ने बोला कि सर एप्पल ले आए क्या आपके लिए? मैंने बोला ठीक है भाई ले आओ, तो मेरी सिफारिश लग गई, ठीक है भाई ले आओ। अब वो एप्पल आ गए मेरे पास तो मैं उसको मना थोड़ी कर दूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, मैं उसको मना क्यों करूंगा? क्योंकि जब मेरी ही अनुमति से एप्पल आए हैं तो मैं उसको मना क्यों करूंगा? ना तो मैं उसको होल्ड पे रखूंगा, ना ही मैं उसे ये ना मैं उसको ये कहूंगा कि भाई मेरे लिए एप्पल लेकर आयो, इस एप्पल को ले जाओ और सोच समझ के देखो कि क्या लाना है। अरे जब मेरी सिफारिश मिल गई है तो मैं उसको ऐसा क्यों बोलूंगा? ना तो मैं उस पर नो कह सकता, ना मैं उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता, पुनः विचार के लिए भी नहीं भेज सकता, और ना ही मैं उसको पॉकेट वीटो में रख सकता। तो मेरी क्या होगी? मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं उस बिल पे हाँ कह दूं और मैं इस पे मोहर लगा दूंगा और ये बिल फाइनली पास हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये होता है मनी बिल। अब काफी सारे बच्चों के एक क्वेश्चन, बच्चे का पता नहीं किसका क्वेश्चन था, तो एक बच्चे ने बोला कि सर जी लोकसभा से क्यों पास करा रहे हैं हम, मतलब लोकसभा की अल्टीमेट अथॉरिटी क्यों है, राज्यसभा की क्यों नहीं? अब ध्यान से समझना इस बात को, चूंकि एसएससी में इतनी डीप नहीं पूछता पॉलिटी, ये तो आप सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में कि भाई लोकसभा को क्यों अथॉरिटी मिली है, ठीक है, अल्टीमेट अथॉरिटी लोकसभा को क्यों मिली हुई है, तो देखो भाई हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार उसकी बनती है जिसका लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो। ठीक है भाई, जिसका लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो। इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई?
अब अगर ये बिल पास नहीं होता लोकसभा से, अगर ये बिल पास नहीं होता लोकसभा से, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राज्यसभा, एक सेकंड रुको बच्चे, है ना। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये था कि मान लीजिएगा, सवाल ये उठता है कि भाई लोकसभा से हम इसको पास क्यों कराना चाहते हैं, मतलब लोकसभा की अल्टीमेट अथॉरिटी क्यों है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम सब जानते हैं कि अल्टीमेट अथॉरिटी या अल्टीमेट जो सरकार बनेगी वो लोकसभा से बनेगी, क्योंकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अब मान लीजिएगा लोकसभा में ही सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं है, तो सरकार तो गिर जाएगी ना। अब अगर आप मनी बिल को लोकसभा में पास नहीं कर पाए तो क्या मतलब है इसका मतलब आपका जो है लोकसभा में बहुमत नहीं है। और अगर आप मनी बिल पास नहीं करा पाए तो देन आपकी सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से पता क्या माना जाता है, निंदा प्रस्ताव के समक्ष माना जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये निंदा प्रस्ताव क्या है, तो वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये मतलब सरकार का विफल होना माना जाता है, ठीक है। अब अल्टीमेट अथॉरिटी राज्यसभा को क्यों नहीं मिली, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ये जो बिल होता है ये किससे रिलेटेड होता है भाई, एक तरीके से मनी से रिलेटेड है ना। और सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा निकालने की अल्टीमेट अथॉरिटी कहां से होती है, लोकसभा से। और अगर लोकसभा वालों को ही अथॉरिटी नहीं होगी पैसा निकालने की, तो सरकार कहां से चलेगी, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कैसे करेगी सरकार। तो ऐसे में राज्यसभा वाले कुछ अड़ंगा ना कर दे, राज्यसभा वाले कुछ लोचा ना कर दे इस पे, राज्यसभा वाले कुछ इस पे कुछ केस ना कर दे, इसलिए अल्टीमेट अथॉरिटी लोकसभा की होती है, राज्यसभा की नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर ऐसे हो जाए अगर राज्यसभा को अथॉरिटी मिलती है, तो फिर तो विपक्ष जो है पैसे ही खर्च नहीं करने देगी सरकार को। फिर सरकार कैसे पैसा खर्च करेगी भाई, सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए कहां से काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए राज्यसभा वालों के लिए जो है वो नहीं होती बिल्कुल भी अथॉरिटी। तो कहने का मतलब फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मनी बिल होगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश पे रखेंगे। अगर राष्ट्रपति की सिफारिश है, चूंकि राष्ट्रपति सिफारिश को भी माने नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मनी बिल का मैटर है, पब्लिक वेलफेयर का मैटर है, इन सभी के लिए मैटर है, और ये जो सभी मैटर होते हैं इनके लिए राष्ट्रपति कभी माने नहीं करता। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे रखा, तो हमें एक क्लू तो मिल गया कि भाई राष्ट्रपति की हाँ है, और ये घूम फिर के जब ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो वहां पे डेफिनेटली वो उस पर हाँ ही कर देगा, ना तो करने से रहा। अब राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखा, आपने रखा लोकसभा में, लोकसभा से भी लिए पास हुआ, फिर राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा की केवल सहमति लेने के लिए। सहमति दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब राज्यसभा इस बिल को ना तो ऐसा भी नहीं कह सकते राज्यसभा वाले कि नहीं हम नहीं लेंगे इस बिल को, लेना तो पड़ेगा। दूसरा, राज्यसभा वाले इस बिल पे कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 14 दिन तक होल्ड पे रख लेंगे। अब 14 दिन के बाद अगर 14 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो ये बिल लोकसभा से पारित मान लिया जाता है, बस खत्म। अब ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि दोबारा लोकसभा जाएगा, दोबारा से लोकसभा में वोटिंग होगी, दोबारा से चर्चाएं होंगी, कुछ नहीं होगा। जब लोकसभा से पास हो गया ये तो एज ए एक तरीके से राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए जाता है कि भाई आप इस बिल को देख लो, आप बिल, हम मनी बिल पास करा रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। राज्यसभा को कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है भैया, आपत्ति है तो वो कोई ना कोई सिफारिश देगा इस बिल पे। अब वो लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा पे निर्भर है। अब अगर आपत्ति तब भी है कि राज्यसभा वालों को नहीं जी हम तो ये बात मनवा के रहेंगे, तो राज्यसभा वाले ज्यादा क्या कर लेंगे, गुस्से में ज्यादा से ज्यादा इसको बिल को रोक देंगे अपने पास, 14 दिन के लिए रोक के रखेंगे। और जब ये 14 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो भैया ये अगले दिन जो है क्या होगा, ये लोकसभा से पारित माना जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म कहानी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लोकसभा से पास हो जाएगा। तो जो मैंने बताया था ना कि राज्यसभा से लोकसभा चला जाता है, ये पास हो जाता है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब वही होता है कि ये एक तरीके से लोकसभा से पारित माना जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर जब ये लोकसभा से क्लियर हो गया तो फिर ये कहाँ पहुंचेगा, लास्ट में राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति नो रिकंसिडरेशन और पॉकेट वीटो का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता इस बिल पे, वो सीधा सीधा हाँ ही बोलेगा।
क्लियर हुई बात। और जब आप तीनों बिल पढ़ लेंगे ना, सारे बिल पढ़ लेंगे, तो इनके बारे में और अच्छी नॉलेज आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में क्या है। अभी तो आपने एक बिल पढ़ा है, मनी बिल, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्डिनरी बिल, तब वहां पे और नई चीजें पता चलेंगी, तो इससे कंपेयर करना फिर उस बिल में और इस बिल में क्या अंतर है। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो फाइनली डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है फिर भेज देना। हाँ एक चीज और भाई, देखो भाई मैं तुम्हें टाइम बता दूं, है ना, जो आपके डाउट है ना, जो आपके डाउट है, जो भी है आपका मटेरियल, जो भी आपके एरर वेरर आते हैं, ठीक है, अपने एरर ऑनलाइन तो कभी भी सेंड कर दो, कभी भी सेंड कर दो। मैं जब ऑनलाइन आता हूं मैं खुद देख लूंगा। लेकिन अगर बाय द वे आप मुझसे फोन पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो भैया 7 बजे के बाद कॉल किया करो, 7 बजे के बाद। हालांकि मेरे पास मेरा नंबर पहली बात तो किसी को है ही नहीं, मेरा नंबर किसी के पास है ही नहीं, और कुछ जो पसंदीदा बच्चे हैं उन्हीं के पास मेरा नंबर है। और भाई वे कॉल जो करेंगे 7 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि आप मुझे एक बात देखा करो कि भाई मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, खुद भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें देखनी होती है, तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं 7 बजे के बाद लगभग फ्री से हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री हो जाता हूँ, आपका थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपकी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जिनके पास मेरा नंबर है वो भैया 7 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लिया करें, 7:30 बजे कर लें, 8 बजे कर लें, कभी भी कर लें, और केवल भैया 10 बजे तक कॉल करें। ठीक है, उसके बाद ना फिर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा किसी का भी, और ज़्यादा कॉल करेगा ब्लॉक और कर दूंगा। ठीक है भाई, तो भाई 7 से लेकर के 9 बजे के बीच आप अपने फ़ोन पे डाउट पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कभी भी आप जो है डाउट सेंड कर सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा, दोपहर को, रात को, कभी भी मैं आपके हैंड टू हैंड सोल्व करा दूंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीम का मेंबर होता है वो भी देख लेता है, तो वो आपको मैसेज कर देगा कभी ना कभी। अभी किसका आया था दोपहर मैसेज? अच्छा, चलो क्लियर हुई बात। इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई ना तो इसे कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से। और इतना मनी बिल डीप नहीं पूछेगा पेपर में, पेपर में तो बहुत आसान बात पूछेगा कि बताओ मनी बिल का को डिसाइड कौन करता है, मनी बिल का आर्टिकल क्या है, मनी बिल को कितने दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है, बस, और कुछ नहीं पूछती। इतनी डिटेल नहीं पूछती कभी भी एसएससी में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, क्लियर हुआ भाई। अब ना कल मुझसे काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर फंड के बारे में बता दीजिए, तो मैं आज सबसे पहले तो मैं फंड के रिगार्डिंग पढ़ा देता हूँ, है ना, क्योंकि फंड आपको बताना ज़रूरी है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताना चालू करूँगा। ठीक है, आपको आज मैं वो भी पढ़ाऊँगा ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, पर पहले एक बार फंड पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में फंड है क्या। देखो भाई ध्यान से समझना, देखो अगर हम बात करें फंड के बारे में, फंड का मतलब होता है कोष, कोष कह दी या निधि कह लीजिए। अगर हम बात करें फंड के बारे में तो हम सब जानते हैं कि हमारे 3 फंड होते हैं, जिसमें पहला फंड होता है कंसोलिडेटेड 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 फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको हिंदी में आपको पता ही होगा, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, संचित निधि। दूसरी होगी आपकी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। और ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप बोलते हैं आस्मिक निधि। ठीक है, यानी कि लिख लो यार पूरा, भारत की आस्मिक निधि, है ना। और भाई तीसरा आपका होगा पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की लोक लेखा निधि, भारत की लोक लेखा निधि। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो
जो हमारी फंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि। देन सेकंड होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की लोक लेखा निधि। और ये जो फंड होते हैं ये हमारे दोनों तरफ होते हैं, ये हमारे सेंट्रल में भी होते हैं यानी केंद्र में भी होते हैं, साथ में ये हमारे स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो यहां से पैसा निकालने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, यानी कि ये जो कंट्रोल में होता है वो पार्लियामेंट के होता है। ठीक है, किसके कंट्रोल में होता है? पार्लियामेंट के। यानी कि अगर हमें भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है या जमा कराना है तो अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट की होगी। ठीक है, और इसमें जो भी पैसा आता है वो, जैसे हमारे टैक्सेस हुए, ठीक है, या और भी हमने किसी से ऋण लिया, तो उसका जो भी पैसा होता है वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, यानी जो भी रिवेन्यू वगैरह होता है, जो भी हमारा राजस्व होता है, वो सब इसमें जाता है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें भारत सरकार के खर्चे के बारे में, तो ज़्यादातर खर्चे भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चलते हैं। और दूसरी बात, कई पदाधिकारियों को, जैसे राष्ट्रपति है, यूपीएससी के चेयरमैन हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, उन सबको जो सैलरी जाती है वो डायरेक्ट भारत की संचित निधि से जाती है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? और क्या क्या पॉइंट होंगे यहाँ पे? जैसे कि ये भारत की सबसे बड़ी निधि है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी निधि है। तो मैंने आपको तीन चार पॉइंट बताए। तो अब देखो, ये तो आप कोशिश, आप ये दिमाग से तो ना सोचे बिल्कुल भी कि मैं आपको इमली की तरह बोल दूं कि लिखो भैया भारत की संचित निधि में ये होता है। नो, आप सभी अब बड़े हो गए हैं, तो मेरी वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान में लिखिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट तो ये होगा कि भारत की संचित निधि सबसे बड़ी निधि है, पहला पॉइंट। ठीक है भाई। दूसरी निधि है, एक मिनट रुक जाओ भाई, दूसरी निधि, दूसरा पॉइंट है आपका कि ये, इस पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट की होती है, यानी पैसा निकालने की, जमा करने की जो भी अथॉरिटी होती है वो जो है किसकी होती है? पार्लियामेंट की होती है। और इसमें जो भी पैसा आता है वो भारत, इसमें जो भी पैसा आता है वो, जैसे टैक्सेस हुआ आपका, आपका आपने कहीं से ऋण लिया, ठीक है, उसका पैसा, रिवेन्यू हुआ, वो सारा पैसा इसमें आता है। ठीक है, और बस, और क्या है इसमें? और कुछ है ही नहीं ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, और भैया अगर आप आईएएस के लिए पढ़ना चाहते हो कि जी हमें तो पूरा डिटेल में बताओ, तो इसकी पूरी क्लास चलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, पूरे 1 घंटे में कराया जाएगा ये आपको ये। लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको आईएएस का पेपर तो देना नहीं, आपको सीधा सीधा एसएससी का पेपर देना है या पीसीएस का एमसीक्यू का पेपर देना है, तो चल जाएगा काम, बहुत है, इतना इनफ है। तो क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि इसमें जो अल्टीमेट जो ये कंट्रोल में होती है वो प्रेसिडेंट की होती है, राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है ये, यानी कि राष्ट्रपति को ही पावर होती है इससे पैसा निकालने की। और इसका मतलब क्या है? ये जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, भारत की आकस्मिक निधि है, ये किस लिए यूज होती है? तो जैसे हमारे देश में कभी डिजास्टर आ जाए, लाइक जैसे सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी ऐसी प्राकृतिक विपदा आ जाए, तो उसके लिए जो है ये होती है, यहाँ से पैसा निकाला जाता है। और इसमें कम से कम 500 करोड़ रुपए होता है। कितना होता है? कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, कम से कम 500 करोड़ होता है। और इसमें जो पैसा आता है वो अल्टीमेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, बिल पास करा दिया जाता है और इसमें पैसा डलवा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसा कम से कम कितना होगा? 500 करोड़ होगा, और इसमें जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है, और ये जो डिजास्टर होते हैं, जैसे कि आपका भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, इन सभी के लिए जो है, इन सभी इमरजेंसी के लिए पैसा इसमें रखा होता है। वही बात करें पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, तो भाई इसमें तो ये जो कंट्रोल में होती है, ये तो वित्त सचिव के कंट्रोल में होती है। किसके? वित्त सचिव के। ठीक है, तो भाई जो वित्त सचिव होते हैं उनके कंट्रोल में होती है, उनके ही अंडर में होती है ये आपकी भारत की लोक लेखा निधि। और अल्टीमेट जो भी पैसा का लेन देन होता है वो सब इन्हीं के द्वारा होता है। और इसमें एक नॉमिनल से अमाउंट होती है, कोई ज़्यादा भारी भरकम अमाउंट नहीं होती। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र सी एक अमाउंट होती है, कोई फिक्स नहीं है अमाउंट इसकी,
ऐसा नहीं है कि भाई इतने करोड़ रुपए हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एक छोटी सी अमाउंट होती है वो रखी जाती है। और इसमें जो भी पैसा आता है वो जैसे छोटे मोटे कोई टैक्स हुआ, छोटा मोटा कोई चालान वालान कट गया उसका पैसा, वो सब इसमें जमा हो जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी कोई ज़्यादा बड़ी ये खास नहीं है, ठीक है। और भाई ये सभी चीज़ें स्टेट में भी होती हैं और सेंट्रल में भी होती है, बस ये फंड होता है आपका। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं है? कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा इसमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है और पेपर में इनसे ज़्यादा सवाल भी नहीं बनता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे फंड कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। देखो आपको कभी कभी ये महसूस होता होगा कि मैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं ज़्यादा डीप पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं ज़्यादा लो लेवल पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा ये जो बैच है ना, ये आपका यूपीएससी का जो वो है ना आपका प्री, और जो आपका यूपी पीसीएस का प्री है, यूपी पीसीएस का जो प्री है, इन सब को भी कवर करेगा। अभी संडे में यूपीएससी का पेपर हुआ है, किसका पेपर हुआ है? यूपीएससी का। तो पॉलिटी स्पेशल जो 3rd बैच कंप्लीट हुआ है ना, पॉलिटी स्पेशल जो 4 बैच कंप्लीट हुआ है, उन सब में जो भी चीज़ें बताई गई इट्स बिल्कुल वैसी की वैसी रखी गई। चूँकि वो बैच काफ़ी लंबे चले तो सारा का सारा मटेरियल आया उसमें। बच्चों ने, बिल्कुल सभी बच्चों ने पॉलिटी के सेक्शन में, हिस्ट्री के सेक्शन में काफ़ी बढ़िया स्कोर किया है। बाकी सब्जेक्ट को तो मैं देखो कहता नहीं हूँ, तो बाकी 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल बढ़िया रहा स्कोर, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम फाइनली बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में ऑर्डिनरी बिल है क्या। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि भाई फाइनेंस बिल तो पता चल गया, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डिनरी बिल है क्या चीज़। तो पहले वो समझ लो कि एक्चुअल में ऑर्डिनरी बिल है क्या, और मैं इस चीज़ को आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो एक मैंने गोला बनाया और ये गोला है आपका क्या? मनी बिल। क्या है ये आपका? मनी बिल। आप इसको वेन डायग्राम से समझे। और एक मैंने इसके ऊपर बड़ा गोला बनाया, ये क्या है आपका? ये आपका फाइनेंस बिल। क्या है बच्चे? फाइनेंस बिल। और ये जो बीच का एरिया है ये है आपका ऑर्डिनरी बिल, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। अब इस बात का मतलब समझेंगे और यहां पे हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा एसएससी के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए। देखो अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल के ऊपर क्या है? फाइनेंस बिल। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे मनी बिल क्या हैं? फाइनेंस बिल। क्या है? सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, यानी कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, ठीक है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि सभी मनी बिल क्या है? आपके फाइनेंस बिल है। क्या है? आपके फाइनेंस बिल है, ठीक है। यानी जितने भी मनी बिल हैं वो आपके फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन जितने भी फाइनेंस बिल हैं वो मनी बिल नहीं होते। यानी कि सभी मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते। तो अगर वो नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। तो वो आपके फिर साधारण विधेयक होते हैं, ठीक है। इस बात को कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से, फिर मैं एक बार से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत काम की चीज है। अब देखो ध्यान से समझो। देखो अगर मैं बात करूं मनी बिल के बारे में, तो जितने भी मनी बिल है वो फाइनेंस बिल है, क्योंकि मनी बिल के ऊपर क्या है? फाइनेंस बिल। तो जितने भी मनी बिल है वो फाइनेंस बिल है। तो आपसे पूछ ले कि क्या सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, तो आंसर यस। लेकिन आपसे पूछ ले कि क्या सारे फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं, तो आंसर होगा नो। सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते।
तो फिर वो आपसे पूछेगा तो फिर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि वो होते हैं रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, यानी कि फिर वो होते हैं साधारण विधेयक, साधारण बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, यानी कि कहने का मतलब कि जो बिल मनी बिल भी नहीं है और फाइनेंस बिल भी नहीं है, तो भैया फिर वो बिल होगा आपका ऑर्डिनरी बिल। क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, इतनी बात समझ लेते हो नहीं समझ लेते हो, ये बताओ, क्लियर है बात? तो पेपर में पूछ लेगा कि भैया मनी बिल, सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, तो आंसर यस। और पूछ ले क्या सारे फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं, तो आंसर नो। तो फिर क्या होते हैं? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, यानी कि साधारण विधेयक से संबंधित होते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने वेन डायग्राम से समझाया। ये मनी बिल, ये फाइनेंस बिल, और ये जो बीच का है ये आपका रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। ना तो ये पूरी तरीके से मनी बिल है, ना ही पूरी तरीके से फाइनेंस बिल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल के बारे में, रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो ये क्या क्या बिल होंगे वो तो हम आगे पढ़ ही लेंगे। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बना करके आपको कहूं फाइनेंस बिल के बारे में, किसके बारे में? फाइनेंस बिल के बारे में एक बात कहूं, तो देखो फाइनेंस बिल भी आपके दो पॉइंट बनते हैं इसके फाइनेंस बिल के। पहला तो बनता है मनी बिल, पहला बनता है मनी बिल, यानी कि जो फाइनेंस बिल है वो मनी बिल होगा, सॉरी, जो फाइनेंस बिल है वो एक तरीके से क्या होगा? मनी बिल के रूप में हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि मनी बिल को दो भागों में बांट दो, सॉरी फाइनेंस बिल को दो भागों में ले लो, यानी कि जो आपका मनी बिल है वो तो फाइनेंस बिल है, लेकिन जो मनी बिल, जो फाइनेंस बिल नहीं है, फिर वो क्या होगा? फिर वो होगा ऑर्डिनरी बिल। क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा। और इसमें वो मैटर होंगे जो मनी बिल के मैटर और फाइनेंस बिल के मैटर को छोड़ करके बाकी जितने मैटर होंगे वो ऑर्डिनरी बिल में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि फाइनेंस बिल को हम दो भागों में ले लेंगे, एक तो मनी बिल और एक रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल जो होगा वो क्या होगा? एक तरीके से फाइनेंस बिल होगा। ठीक है, और जो आपका ऑर्डिनरी बिल होगा वो क्या होगा? वो ना तो फाइनेंस बिल होगा ना ही वो मनी बिल होगा, वो एक तरीके का अपना अलग ही बिल होगा जिसे बोलते हैं साधारण बिल। ठीक है, क्लियर हुई बात? इतनी नहीं हुई? अगर ये बात भी क्लियर नहीं हुई ना तो इसको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो इस बात को, इतना समझ लो बस कि भाई आपके पास जो भी बिल होगा मनी बिल वो फाइनेंस बिल होगा, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, तो वो क्या होता है? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल होता है। दैट्स ऑल, कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। देखना टाइम क्या हो गया, चलो भाई फटाफट मनी बिल कराओ है, फाइनेंस बिल। क्लियर हो रहा है तेरे सारी चीजें? देखो भाई हमारा टीम का बंदा बैठा है सामने और वो उसके भी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, वो तो पढ़ भी नहीं रहा, मतलब पढ़ तो रहा है वो, लेकिन उसका आधा फोकस तो काम पे और आधा फोकस उसका किस पे है? पढ़ाई पे है। तो सोचो जब मेरे सामने व्यक्ति बैठा हुआ काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है, तो सोच लो आप कि आप लोग का तो काम ही पढ़ाई है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब हेडिंग डालते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल यानी हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण विधेयक। अब साधारण विधेयक हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो मुझे नहीं लगता आपको अब पता नहीं होगा, आर्टिकल 107। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? और अगर हम मनी बिल के बारे में बात करें तो इस बिल को आप किसी भी सदन में रख सकते हो, यानी कि दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो भाई इस बैच में ना 95% बच्चे सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के हैं,
और मात्र 5% बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। अब खुद लगा लो कि इंग्लिश की कितनी वेटेज है, और वो 5% की अगर इंग्लिश नहीं है ना तो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है आपका। तो कोशिश करें कि आप भी 95% में आ जाए, ठीक है। और बच्चे का जो ग्रामीण बच्चा होता है उसका यही एक छोटा सा पॉइंट होता है कि सर हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जिस बच्चे ने अपने मुंह से ये कह दिया ना कि भाई मैं नहीं सीख पाऊंगा इंग्लिश, तो उसे भगवान भी नहीं सिखा सकता। और जिसने एक बार ठान लिया ना यार मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, तो यार इंग्लिश में कुछ नहीं है। देखो कितना मजा आ रहा है इंग्लिश लिखने में, और यही बात मैं हिंदी में लिख दूंगा ना तो बस बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ जाएंगी। लेकिन फिर भी उन 5% बच्चों का भी मैं स्पेशल ध्यान रखूंगा, लिखो इसको हिंदी में। तो पहले समझा देता हूं फिर लिखना। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण विधेयक, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 107 में है। अब इस बिल का क्या मतलब है, तो दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस कर लेते हैं ना, इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इस बिल को आप संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पे। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑर्डिनरी बिल होगा आप उसको बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पे लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे हाउस का मतलब क्या होगा, यानी कि हाउस मतलब वही आपका होगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि इस बिल को आप किसी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और इस बिल पे आपको किसी भी तरीके से राष्ट्रपति से सिफारिश लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रखना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिएगा आपने इसको सबसे पहले रखा लोकसभा में, रख दिया और लोकसभा से ये हो गया पास, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर जी ये पास कैसे होगा, कौन वोटिंग करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो खाना खा के आया होगा, क्या वो उसने कपड़े क्या पहन रखे होंगे। इस बात से क्वेश्चन याद आ गया, इस नालायक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो भाई ऐसा कोई ठप्पा तो नहीं लगा होता मुंह पे कि ये लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा का मेंबर है, समझ रहे हो ना। भाई इतना हो सकता है कि भाई मेरे उसका एक आईडी कार्ड बन जाएगा, उसके घर के बाहर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा जाएगा, और क्या होगा भाई। अभी होता है ऐसा तो है नहीं कि उसके 2 सींग लगा दिए जाएंगे कि उसको कहा जाएगा कि भाई तू लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं दुनिया में जो नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। आप जैसे कि सपोज दैट आप मुझसे पूछो कि भाई आप किस चीज के टीचर हो, तो भाई ये पता तो तब चलेगा ना जब मैं उस चीज सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं टीचर हूं, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि मैं किस सब्जेक्ट का टीचर हूं, बताओ भाई। अगर मैं आकर के भाषण देने लग जाऊं, आपको स्पीच दूं, तो आप मुझे जज थोड़ी कर पाएंगे कि मैं टीचर किस चीज का हूं जब तक मैं उस चीज को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें बिल के बारे में, तो बिल को सबसे पहले आपने रखा लोकसभा में, लोकसभा से बिल क्या हो गया, ये पास हो गया। अब उसके बाद कहां भेजना पड़ेगा भैया इसको, राज्यसभा में भेजना पड़ेगा। अब राज्यसभा में भेजना पड़ेगा, राज्यसभा वालों को हो गई बिल पे दिक्कत, राज्यसभा वालों ने इसको बिल को रोक लिया। तो ये कितने दिन तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है, यानी कि 6 महीने तक इस बिल को क्या रख लिया, होल्ड पे रख दिया। अब जब 6 महीने तक इस पे होल्ड पे रखा गया, तो जब 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे तो भैया फिर क्या होगा, फिर तो कॉन्फ्लिक्शन ही पैदा होगा, विवाद ही उत्पन्न होगा। क्योंकि भाई अगर लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा को पूरी पूरी पावर है इसको रोकने की। क्यों, क्योंकि इस बिल पे किसी की एक की पावर नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो पावर होगी, यानी कि पावर ऑफ बोथ हाउस, यानी कि इस बिल पे जो पावर होगी वो दोनों सदनों की बराबर होगी। लोकसभा की भी उतनी पावर होगी, राज्यसभा की भी उतनी पावर होगी। लेकिन मनी बिल में जो अल्टीमेट पावर थी वो लोकसभा की थी, लेकिन ऑर्डिनरी पावर पे लोकसभा की भी उतनी पावर होगी और राज्यसभा की भी उतनी पावर होगी। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा में रखा तो लोकसभा वालों ने होल्ड पे डाल दिया 6 महीने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डिनरी बिल को होल्ड पे रखना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा रखते हैं तो भाई वो फिर विवाद की कंडीशन बन जाती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्शन पैदा होगा।
कॉन्फ्लिक्शन पैदा होगा यानी विवाद उत्पन्न होगा। और जब भैया विवाद उत्पन्न होगा तो विवाद को तो निपटाना ही पड़ेगा। तो अब विवाद उत्पन्न क्यों होगा? विवाद उत्पन्न इसलिए होगा क्योंकि राज्यसभा वाले कोई बात कह रहे होंगे लोकसभा वालों को कि इस बिल में ये संशोधन कर दो, वह मान नहीं रहे होंगे। ठीक है, यही विवाद होगा। भाई अगर मैं तुमसे कह दूं कि दीवार पे काला पेंट कर दो और आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो नहीं करूंगा, तो क्या होगा? आपस में झगड़ा ही तो होगा। और क्या होगा? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपके घर वाले कह रहे हैं कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना, तो क्या होगा? विवाद ही तो उत्पन्न होगा। आप अपने पड़ोसी को कह रहे हो कि भाई घर की हमारे घर के आगे कूड़ा मत डाल, कूड़ा मत डाल, वो जब भी डालो जा रहा है, तो क्या होगा? विवादित उत्पन्न होगा। तो उसी तरीके से कि अगर राज्यसभा से बिल पास होकर के आया और राज्यसभा वालों ने कुछ सिफारिश दी और इन्होंने नहीं मानी, या कुछ भी इनमें कोई भी ऐसा बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ गया जिसको लोकसभा वाले सहमत नहीं कर रहे या राज्यसभा वाले सहमत नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये कॉन्फ्लिक्शन क्यों हुआ होगा राज्यसभा में? क्योंकि जब ये लोकसभा से पास हुआ तो ये कहाँ पहुंचा होगा? राज्यसभा पास होने के लिए। राज्यसभा वाले ने कहा कि भाई इसमें 2-4 पॉइंट है, इसको आप देख लो। लोकसभा वालों ने कहा नहीं जी आप इसे कर दो पास। राज्यसभा वालों ने कहा ठीक है भाई मैं तो नहीं करता पास, रोक लिया 6 महीने के लिए। अब क्या होगा? ये वेट कर रहे हैं ऊपर वाले कि भैया बिल आएगा पास करेंगे करेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे, लेकिन राज्यसभा वाले नहीं भेज रहे इस बिल को। तो फिर क्या होगा? दोनों में विवाद ही तो उत्पन्न होगा। ठीक है, अब विवाद उत्पन्न होगा तो विवाद को तो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोल्व नहीं करेंगे तो ये बिल ऐसे अटका रहेगा। तो देन वहां पे फिर उस विवाद को निपटाने के लिए वहां पे होगी जॉइंट सिटिंग। क्या होगी? जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग हमारी जो होगी उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त बैठक। ठीक है, एक संयुक्त बैठक होगी। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा बाय प्रेसिडेंट। भैया जी किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और आर्टिकल क्या होगा इसका? तो इज नोन एज आर्टिकल 108। और पूछ ले इसकी संयुक्त बैठक की चेयरमैनशिप कौन करेगा? चेयरमैनशिप कौन करेगा? तो भाई आप सभी जानते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि भैया स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है, छुट्टी पे गया है, पिकनिक बनाने गया है, तो क्या होगा? तो भैया डिप्टी स्पीकर करेगा। कहाँ का? लोकसभा का। तो इसके बाद आएगा डिप्टी स्पीकर करेगा इसकी शुरुआत, डिप्टी स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? फिर करेगा डिप्टी चेयरमैन। कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना कि सर जी बताइए कि राज्यसभा का चेयरमैन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा भाई। ठीक है, चलिए भाई, तो इतनी बात क्लियर हुई। तो अब यहां पे क्या होगा? संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक में जो है राष्ट्रपति सदनों के दोनों सदस्यों को बैठा देगा और उनको आपस में उनकी जो है जो भी उसका कॉन्फ्लिक्शन होगा, जो भी विवाद होगा, उसको सोल्व करा देगा और ये बिल पास हो जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ठीक है, अब इसके आगे क्या क्या पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता देता हूं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऑर्डिनरी बिल हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 107। पूछ लेगा कि बताइए इस बिल को रखने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ती है? तो नहीं, किसी की भी सिफारिश लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको किस सदन में रख सकते हैं? किसी भी सदन में रख दो, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, मर्जी है। और इस बिल पे किस किस की पावर होती है? तो इस बिल पे दोनों की पावर होती है बराबर बराबर, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। इस बिल को कितने दिन तक होल्ड पे रख सकते हैं किसी भी सदन के द्वारा? लोकसभा चाहे तो 6 महीने के लिए होल्ड पे डाल देगी और राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा 6 महीने के लिए होल्ड पे डाल देगी। अगर आपने इसको लोकसभा में रखा तो राज्यसभा होल्ड रख सकती है 6 महीने के लिए, और अगर राज्यसभा से लेकर आए हो लोकसभा में तो लोकसभा रख सकती है 6 महीने के लिए होल्ड पे। और फिर क्या होगा? अगर होल्ड पे हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्शन होगा, विवाद होगा। विवाद को निपटाने के लिए जॉइंट सिटिंग की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 द्वारा। चेयरमैनशिप, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो भी नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। वो भी नहीं है तो चेयरमैन ऑफ
डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात इतनी, और ये आपका ऑर्डिनरी बिल समाप्त होता है। अब मुझे पता है कि आपके इसमें भी डाउट आएंगे, तो भाई अपने पक्के से डाउट बना लेना, कोई सी भी बुक खोले ना, लूस एंड पूस एंड घटना चक्र जो भी आपके पास हो, निकाल लेना डाउट, और कल मैं वे भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है भाई, चलो ओके बाय, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि भाई कल मिलते हैं ना, कल आप लोग सब फटाफट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ने के बाद फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।